नमस्कार, मैं हूं अनामिका। ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की बैठक की। शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। कई अहम मुद्दों, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है आज मंजूरी। आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट की बैठक आज शुरू हो रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बीओटी और नाबार्ड की सड़कों को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही कई संशोधित विधेयकों को भी मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी और साथ ही कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। आपको बता दें कि बीओटी और नाबार्ड की सड़कों को आज मंजूरी मिल सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव से। जी अनुराग, तो शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू हो रही है। किन प्रस्तावों पे आज चर्चा हो सकती है और किन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले आज राज्य सरकार विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों पर अपनी मेहरबानी दिखाने वाली है, क्योंकि इनके मानदेय में वृद्धि करने का फैसला कैबिनेट की बैठक में आज लिए जाने की संभावना है। जो विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनके मानदेय को दुगना करने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। अध्यक्षों के मानदेय को 4,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए किए जाने की संभावना है, जबकि उपाध्यक्षों का मानदेय 3,250 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए तक किया जा सकता है। इस संबंध में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा अध्यक्ष उपाध्यक्षों को अब सरकार भत्ता भी दिए जाने को मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी जा सकती है। 1,400 रुपए का सरकार उनको सरकार भत्ता दे सकती है। इसके अलावा कैबिनेट के भी दूसरे अन्य फैसलों की बात करें तो जो अत्यावश्यक सेवा अधिनियम है एस्मा, उसमें संशोधन को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी जा सकती है और जो जूनियर डॉक्टर हैं उनको इस दायरे में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा कई अहम फैसले हैं, जिसमें बीओटी और नाबार्ड से सड़कों के निर्माण का मामला है। जल विनियम विधेयक को मंजूरी दी जा सकती है। निकायों में जलदर तय करने के लिए नियामक आयोग के गठन और साथ ही देवास जिले में उद्योग के लिए ऊर्जा विभाग को जमीन आवंटन करने के जैसे प्रस्ताव कैबिनेट में लाए गए और इनको लगभग सभी जो फैसले हैं उनको कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। जी धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों और अध्यक्षों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। साथ ही एस्मा के साथ ही कई संशोधित विधेयकों को भी मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर हो गई है। ओला प्रभावित जिलों में राजगढ़, गुना, शाजापुर, मंदसौर और इंदौर का आज सीएम शिवराज सिंह दौरा करेंगे। सीएम सबसे पहले नीमच के सावन क्षेत्र के ओला प्रभावित फसलों का मुआयना करेंगे। इसके बाद सीएम किसानों से मुलाकात कर नुकसान की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जिले के कलेक्टर ने भी इलाकों का दौरा कर फसलों के नुकसान की जानकारी ली है। खबर ये भी है कि सीएम आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर कमिश्नर और कलेक्टरों से चर्चा करेंगे। ओलावृष्टि हुई थी, लगभग 2 स्पेल्स में ओला गिरा था 15-15 मिनट का। तो ये एक बेल्ट के रूप में गिरा है। उस बेल्ट में मुख्य रूप से जो है नीमच तहसील, जीरन तहसील, मनासा, इनका एरिया ज्यादा प्रभावित हुआ है। कुछ नुकसान जावद में भी है, रामपुरा में भी कुछ जगह से सूचना है हमारे पास। कल जो हमने जो है मौके पे निरीक्षण किया, खेतों का मुआयना किया, उसमें पाया कि इसबगोल की जो फसल है उसमें सर्वाधिक नुकसान हुआ है। कहीं कहीं पर तो 80-80, 90-90% तक नुकसान है। तो अब सभी हमारे पटवारी, रेवेन्यू का स्टाफ, हॉर्टिकल्चर का स्टाफ, एग्रीकल्चर का स्टाफ सर्वे में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का कल का संभावित दौरा है। अभी हमारे पास कोई कंफर्म सूचना नहीं है। यदि कोई सूचना होगी तो तैयारियां जरूर चल रही हैं।
प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि का असर 95,378 हेक्टेयर क्षेत्र पर हुआ है। शुरुआती तौर पर हुए आकलन में ओलावृष्टि से राज्य में 206 करोड़ 84 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। ओलावृष्टि से 20 जिलों की 83 तहसीलों के 1,500 के करीब गांव प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अधिकारियों को दिए गए सर्वे के निर्देश के बाद ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जबकि मुख्यमंत्री खुद जिलों से मिली रिपोर्टों के बाद कमिश्नर कलेक्टरों से चर्चा कर हालातों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर केंद्र से आर्थिक मदद जारी करने की मांग भी करेंगे। इधर दमोह के पथरिया में आयोजित 3 दिवसीय जैविक किसान हाट मेले के दूसरे दिन कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने किसानों को संबोधित किया। कृषि मंत्री ने किसानों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि बारिश और ओले से किसानों की फसलों के नुकसान का पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। कृषि मंत्री ने अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी जैविक नीति लागू कर प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने की बात कही है। किसानों के साथ खड़ी, जो भी नुकसान होगा, जो आकलन होगा, सर्वेक्षण होगा, उनका बराबर जो RBC 6.4 में हमने उसके लिए नियम बनाए, उसके तहत हम उनकी मदद सफलतापूर्वक शुरू किया है। और अब इसके अनुकरण में केंद्र सरकार अनेक राज्यों ने भी जैविक नीति बनाई है और जैविक कार्य शुरू भी कर दिए हैं। हमारे इसमें सिक्किम ने तो पूर्ण रूप से जैविक राज्य उसको घोषित कर दिया है, तो मध्य प्रदेश को भी पूर्ण रूप से जैविक राज्य बनाएंगे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार रायसेन के बरेली पहुंचे, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग द्वारा बनाए गए वृद्धाश्रम के साथ किरार समाज के भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए बरेली नगर को कई सौगातें भी दी। बरेली में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने, अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा देने, स्टेडियम बनाने और शासकीय कॉलेज को अपग्रेड करने का ऐलान किया। वहीं नगर पंचायत को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, संगठन मंत्री अरविंद मेनन, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जयंत मलैया समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। फ्री में हो जाए, लेकिन बरेली वाले मुझे कह रहे थे अस्पताल और बढ़िया ठीक करो, डॉक्टरों की कमी है। मैं स्वीकार करता हूँ, डॉक्टर मिल नहीं रहे, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बरेली का जो अस्पताल है उसको सिविल अस्पताल में बदल दिया जाए, ये बात मुझे कही जा रही थी। जो मित्र गए थे उनका ये कहना था कि कॉलेज बड़ा है, बेटियों की संख्या ज्यादा है, अलग नहीं, इसी कॉलेज को बड़ा करके हम पूरी व्यवस्थाएं करेंगे। लेकिन बरेली में एक चीज मैं चाहता हूं बेटा बेटियों, एक चीज मैं चाहता हूं, क्योंकि केवल कॉलेज की पढ़ाई काम नहीं आएगी, हुनर की पढ़ाई काम आएगी। और इसलिए आज जो जरूरत है रोजगार के लिए, जॉब के लिए भी, और जब पढ़ के आप अपना छोटा मोटा उद्योग भी लगा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो काम होगा तो वो होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज से। इसलिए अगले साल बरेली में पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोल दिया। खबरें जारी रहेंगी, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें, आम खबरों की भीड़ जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे
अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। जरा सोचिए, क्या होगा अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाए, गंगोत्री और यमुनोत्री सूख जाएं, पृथ्वी का तापमान 20 डिग्री बढ़ जाए। जरा जल्दी सोचिए, अगर आज हमने नहीं सोचा तो ये कल्पना ओजोन मंडल में होते छेद के कारण जल्द ही हकीकत में बदल जाएगी। जागें, पेड़ लगाएं और पृथ्वी के इस पर्यावरण सुरक्षा कवच को बचाएं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्र में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में प्रदेश अपने इतिहास में गांव में 24 घंटे और खेती के लिए 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। इस अध्याय के 2 पृष्ठ जबलपुर और मंडला जिले में लिखे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 जनवरी को जबलपुर में और 17 फरवरी 2013 को मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया है। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। इसके तहत गांव की बस्ती एवं खेतों को बिजली देने की लाइनें अलग की जा रही है। अभियान के जरिए 4111 फीडर अब तक अलग किए जा चुके हैं। शेष फीडर अगले कुछ महीनों में अलग कर ग्रामीण घरेलू आबादी को 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। अब पहले से बहुत बेस्ट है, वोल्टेज भी बढ़ गया है और कोई परेशानी नहीं है। पहले की अपेक्षा से अब की लाइट में हमें बहुत सुविधा है। आज लाइट होने के कारण बहुत जान आ गई किसान में। अब ये लाइट तो कहनी चाहिए हम लोगों के लिए बड़ा शब्द है, लेकिन भगवान हो गई। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा, संचार आदि बहुक्षेत्रीय क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव होगा। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच
पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे मुरैना की। मुरैना के जौरा विधानसभा सीट से विधायक बीएसपी विधायक मनीराम धाकड़ ने एक बार फिर आपत्तिजनक सीडी में खुद के होने का खंडन किया है। आपको बता दें कि कथित सीडी में विधायक को महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। विधायक का कहना है कि ये करतूत उनके राजनीतिक विरोधियों की साजिश है, जो उनके बढ़ते जनाधार से घबराते हैं और विधानसभा चुनावों से पहले साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर विधायक धाकड़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रमुख सचिव और पुलिस प्रमुख से मिलने वाले हैं। और इस संबंध में जो है विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और प्रदेश के पुलिस प्रमुख से भी जो है मिलकर और प्रकरण की सच्चाई की जांच कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। और मुरैना पुलिस अधीक्षक को भी इस संबंध में हमारे द्वारा जांच करने और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आवेदन हमारे द्वारा दिया जा रहा है। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा के ग्राम बिलहरा में लगा हैंडपंप इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है नल के पानी के साथ साथ केरोसिन का निकलना। पिछले कई दिनों से इस नल से निकलने वाले पानी में केरोसिन की बदबू आने के बाद ग्रामीण पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नल से जो पानी निकल रहा है उसमें लकड़ी को डुबोकर आग लगाने पर लकड़ी जलने लगती है। अब यह नल यहां लोगों के लिए एक पहेली के साथ साथ परेशानी का सबब भी बन गया है, क्योंकि ग्रामीणों के सामने पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। वहीं कई बार शिकायत के बाद भी अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहां जांच करने नहीं पहुंचा है, जिससे हैंडपंप से निकल रहे केरोसिन युक्त पानी का रहस्य खुल सके। रंगों के त्योहार होली के नजदीक आते ही फाग उत्सवों की शुरुआत भी हो गई है। इंदौर में सृजन संस्था ने रंग बिरंगे फाग उत्सव का आयोजन किया, जिसमें रंग और पानी की जगह फूलों और गुलाब से फाग उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर फाग गीतों पर सैकड़ों महिलाओं के साथ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने भी जमकर ठुमके लगाए। वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर
150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर में हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। बात करेंगे धमतरी की। धमतरी में गंगरेल बांध के बैराज में महिला आरक्षक के कूदने के मामले में महिला आरक्षक की लाश बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि महिला आरक्षक की लाश बरामद कर ली गई है। हरक तराई के पास नहर में बहती मिली थी लाश। महिला आरक्षक की लाश हरक तराई के पास नहर में बहती मिली थी, जहां से उसे बरामद कर लिया गया है। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या करना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि धमतरी में गंगरेल बांध के बैराज में महिला के कूदने के मामले में लाश बरामद कर ली गई है। महिला आरक्षक की ये लाश है जिसे बरामद कर ली गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे धमतरी संवाददाता अभिषेक पांडे से। जी अभिषेक, तो महिला आरक्षक की लाश बरामद कर ली गई है, क्या जानकारी है अभी आपके पास? जी अनामिका, जो ये नहर है गंगरेल बांध का, उसका जो हरप तराई से होकर गुजरता है और ये लाश बहते बहते हरप तराई तक पहुंच गई थी, जहां उसे गांव के लोगों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। कल जब गोताखोरों ने यहाँ पर काफी कोशिश की, पुलिस ने कोशिश की, तब खोजा नहीं जा सका। शाम हो गई और अभियान रोक देना पड़ा। आज सुबह जब सूचना मिली पुलिस को तो लाश पाई गई है, तो तस्दीक कर ली गई और उसकी पहचान शिनाख्ती हो चुकी है कि ये सुधा सालुंकी है, जिसने कल दोपहर में जो है अपने प्रेमी के साथ विवाद के बाद छलांग लगा दी थी बैराज में, और उसके बाद उसके प्रेमी आरक्षक ने भी खुद के पेट में गोली मार ली थी, जो भी रायपुर मेकार अस्पताल में भर्ती है और इसका इलाज जारी है। जी अभिषेक, जो इसका प्रेमी था उसकी क्या हालत बताई जा रही है अभी, और प्रेम प्रसंग का जो मामला बताया जा रहा है, विवाद की क्या वजह थी, क्या कुछ सामने आया है? जी, दो कारण सामने आए हैं। एक तो ये दोनों जो है वो घूमने फिरने गए थे, दोनों का प्रेम प्रसंग लंबे समय से चल रहा था, और जहां पर इसने कूदा है वहां पर लोग अक्सर घूमने फिरने जाया करते हैं। ये भी घूमने फिरने गए थे और वहीं इनके बीच कुछ विवाद हुआ है। तो लड़की सुधा सालुंके ने पहले छलांग लगा दी, उसके बाद उसे बचाने के लिए सुमित थापा ने भी छलांग लगा दी बैराज में, लेकिन वो नहीं बचा सका। शायद इसी के चलते उसने अपने रूम में आकर अपने सर्विस राइफल से अपने पेट में गोली चला ली, लेकिन जो गोली लगी वो पेट के आर पार हो गई। तुरंत उसे अस्पताल और चिकित्सा सुविधा मिल गई, तो उसका इलाज जारी है। अभी उम्मीद की जा रही है कि वो बहुत जल्द बच जाएगा, जबकि उसकी जान खतरे के बाहर है। जी अनामिका, धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि धमतरी में प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला आरक्षक ने गंगरेल बांध के बैराज में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद
उसकी मौत हो गई है। कल उसे ढूंढा गया वहां, लेकिन उसकी लाश बरामद नहीं हो पाई थी। वहीं आज गंगरेल बांध के बैराज में कूदी हुई महिला की लाश बरामद कर ली गई है। इधर अंबिकापुर के गांधीनगर में एक अधेड़ ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर लिया। पीड़िता ईंट भट्टे में काम करती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी अभी भी फरार है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की अपनी नानी के साथ ईंट भट्टे में काम करती थी, लेकिन घटना की रात पीड़ित की नानी अपने घर गई हुई थी। तभी मौका पाकर आरोपी ने लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लिया। 3 बजे सो रहे थे तो लड़का घुस के मेरे को गलत काम किया, बाद में भाग गया निकल के। फिर पाछे मैं देखा तो कमीज को मैंने छीन लिया, लड़का को भी छीन लिया। कौन है लड़का का नाम है सोहरन। रात में करीब 3 बजे उसको लगा कि कोई व्यक्ति आया हुआ है और इसका मुंह दबा दिया और रुमाल से बांध दिया। इसके बाद इसके साथ में रेप करना बता रही है। अपराध अभी हॉस्पिटल में आकर के उसका अपराध दर्ज किया जा रहा है। इधर एंटी रेप बिल पर सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सदन में ये बिल पारित हो जाएगा। कमलनाथ ने यह भी बताया कि 6 से 7 संशोधन इस बिल पर आ सकते हैं। आपको बता दें कि सोमवार की सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के बीच हुई कई मुद्दों पर सहमति बनी। खासकर लड़कियों का पीछा करना और ताक झांक अब जमानती अपराध की श्रेणी में आ गए हैं। पहले इन्हें गैर जमानती श्रेणी में रखा गया था। अब एंटी रेप बिल आज संसद में नए स्वरूप में पेश किया जाएगा और सदन में बहस के बाद ही ये पता लग पाएगा कि अलग अलग राजनीतिक दलों की इस कानून को लेकर क्या राय है। I am hopeful that it will be passed tomorrow. So what about the age of consent? That is one issue that continues to be contentious, or have you managed to arrive at some consensus? We'll find some convergence and I am confident that there will be convergence. How many amendments are you going to do? About 6 or 7. बुलेटिन में इतना ही। हमें दें इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। प्यासा के साथ साथ 1957 में ही एक और फिल्म आई थी, मदर इंडिया। बेसिकली ये फिल्म हिंदुस्तानी नारी को एक ट्रिब्यूट है। फिल्म में राधा के रोल में नरगिस का कैरेक्टर शानदार परफॉर्मेंस की एक उम्दा मिसाल थी। ये एक इमोशनली चार्ज फिल्म थी जो हिंदुस्तान की उन हजारों औरतों को रिप्रेजेंट करती है जो अपनी आबरू और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए सिंगल हैंडेड अपने बच्चों को पालती हैं। ऐ दिल तुझे रोना है तो जी खोल कर रो ले, दुनिया से न बढ़कर कोई वीराना मिलेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर
तो पीना